मध्य भारत में पहली बार मात्र 10 मिनट में पाइल्स का उपचार, बवासीर, भगंदर, फिशर, पाइलोनेटल साइनस, इन सब का LG 2000 मशीन से BIM तकनीक द्वारा बिना चीरफाड़ के उपचार। पेशेंट को भर्ती होने की कोई जरूरत नहीं। चीन में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त डॉक्टर प्रवीण साहवे MS, डॉक्टर पूजा साहवे, रामेश्वरी रोड, नागपुर। मोबाइल नंबर 9970743318। Hello everyone, a very warm welcome to UCN Hello Doctor and I'm Meenakshi, your host for the show. So आज हमारे साथ हैं बहुत ही जाने माने डॉक्टर प्रवीण साहवे, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल एंड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट सेंटर से। डॉक्टर प्रवीण साहवे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमेशा देखते हैं कि डॉक्टर प्रवीण हमारे साथ होते हैं और हम पाइल्स गुद विकार पे बहुत सारी चर्चा करते हैं। आज हमारा फोकस रहेगा बच्चे और बड़ों पर, बुजुर्गों पर कह सकते हैं, सीनियर सिटीजन्स पर। तो बच्चों और सीनियर सिटीजन में गुद विकार किस तरह से होता है, कैसी समस्याएं होती हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं और इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार किया जाता है, सारी बातों पर डिटेल में चर्चा करेंगे डॉक्टर प्रवीण साहवे से। फिर एक बार आपका स्वागत है। गुड विकार बच्चों और सीनियर सिटीजन पर आने से पहले इसको एक ब्रीफ अगर दे दें जो हमारे एपिसोड मिस कर गए उनके लिए। एक्चुअली हम लोग हमेशा हेमोरॉइड्स, फिस्टुला इसके बारे में बताते जाते हैं। तो आज हमने टॉपिक जो चूज़ किया है खास तर बच्चों के लिए जी। और जो बुजुर्ग है हमारे घर में, हमने देखा कि लॉकडाउन की वजह से हम लोग सब घर में बैठे थे, तो मोस्टली अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हुई होगी तो इस दो लोगों को ही है। जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, घर में ही बैठे हैं, तो उनको कुछ बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। वैसे हमारे बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन्स है, उनको भी खासकर कुछ बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो उसमें कुछ कॉमन डिसीजेस है, जैसे कि बच्चों में अगर हम देखें तो कॉन्स्टिपेशन या ब्लीडिंग पाइल्स या ब्लीडिंग पर रेक्टम, ये कंप्लेंट्स बच्चों में हमें देखने के लिए मिली हैं। और मोस्टली हम लोग सतर्क रहे कि अगली थर्ड वेव बच्चों के लिए हानिकारक हो सकती है, इसलिए कुछ प्रिकॉशंस हमको लेना है, बच्चों के हेल्थ पे ध्यान देना है। और यही सभी चर्चाओं को हम लोग आज इस उपलक्ष्य में रखने वाले हैं। एक अलग अलग दायरा होता है, एक लिमिटेशंस, एज लिमिट होती है। जैसे टॉडलर्स होते हैं तो टॉडलर्स में हम खान पान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, बच्चों को टाइम पे फीड करना, लिक्विड की मात्रा ज़्यादा होती है। बट इन्फेंट्स होते होते वो थोड़ा सा बच्चे जो होते हैं ना, मन मौजी हो जाते हैं खाने पीने का। तो इसमें अगर बच्चों में जैसे रक्तस्राव होता है गुदमार्ग से, तो ये क्या कारण हो सकते हैं? ब्लीडिंग पर रेक्टम यानी गुदमार्ग से अगर बच्चों में रक्तस्राव होता है तो उसका एज के अनुसार अलग अलग कारण होते हैं। जैसे एकदम जो छोटे बच्चे हैं, जिसको हम लोग नियोनेट्स बोलेंगे, जो 1 दिन से 1 महीने का जो समय है, ऐसे बच्चों में मोस्टली जो कारण होता है हार्ड स्टूल होने की वजह से या इंटेस्टिनल कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से ब्लीडिंग हो सकता है। और बाद में जो इन्फेंट का जो एज है, 1 महीने से 2 साल के एज तक, इन बच्चों में मैक्सिमम पॉलिप्स पाए जाते हैं। अच्छा। मल्टीपल पॉलिपोसिस नाम की एक बीमारी होती है जो फैमिलियर हिस्ट्री जिनमें होती है, ऐसे पेशेंट्स में पाई जाती है, जिसमें मल्टीपल पॉलिप्स पाइल्स के जैसे ही दिखते हैं और ऐसे मस्से गुदभाग की जगह पर होते हैं। ऐसे मस्से अंदर अतड़ियों में भी होने की शक्यता बच्चों में होती है। तो उसकी वजह से बच्चों में ब्लीडिंग हो सकता है। कभी कभी ब्लडी डायरिया है, अमेबिक डिसेंट्री है, इसकी वजह से बच्चों में ब्लीडिंग हो सकता है। वर्म इन्फेक्शन है, उसकी वजह से बच्चों में रक्तस्राव हो सकता है। उसके बाद का जो एज है, चाइल्ड एज आफ्टर 2 इयर्स, उसमें पॉलिप्स जो कि मोस्ट कॉमन है। कुछ फैमिलियर हिस्ट्री अगर बच्चों में है तो उनके पेरेंट्स को अगर हेमोरॉइड्स है तो बच्चों में भी हेमोरॉइड्स होने के चांसेस होते हैं। कुछ बच्चों में हिरस्प्रिंग्स डिसीज़ पाया जाता है, जिसमें होता है कि बच्चा जैसे जब छोटा होता है तो इनिशियली उसको कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो म्यूकोनियम जो स्टूल पास करना बोलते हैं, वो न करते हुए बच्चों को इनिशियली वो कॉन्स्टिपेशन की स्टेज शुरू हो जाती है। और उसकी जो कोलॉन है, अतड़िया है, उसमें विशिष्ट प्रकार की कुछ सेल्स होती है जिसको गैंग्लियन सेल्स बोलते हैं। वो एब्सेंट होती है, यानी उसकी वजह से बच्चों में ये प्रॉब्लम्स होती जाती है। तो ऐसे अनेक प्रकार के प्रॉब्लम्स बच्चों में पाई जाती है। कभी कभी बच्चों में अतड़ियों का इन्फेक्शन होने से ब्लीडिंग होता है। फिशर यानी वहाँ पर हार्ड स्टूल बच्चा करता है तो उसकी वजह से चीरा होके ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। तो बच्चों के गुदमार्ग से अगर कभी भी माता को, मदर्स को अगर ब्लीडिंग दिखता है तो उसको तुरंत उसका जांच करना ज़रूरी है। अपने पीडियाट्रिशियन से आप कंसल्ट कर सकते हैं और उसका सही प्रकार से अगर हम लोग डायग्नोसिस करते हैं तो उसका इलाज संभव है। बच्चों में जैसे देखा जाता है कि खान पान का तो बहुत ध्यान रखा जाता है, लेकिन जैसे आपने कहा कि बाय बर्थ भी हो सकता है, लेकिन अगर आफ्टर बर्थ होता है, क्या कारण हो सकते हैं इसके? बच्चों में बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि
पॉलिप्स का जो कारण है मैंने बताया कि अगर पेरेंट्स या फैमिली हिस्ट्री है पॉलिप्स की तो फैमिलीज में पॉलिप्स जो है वो मल्टीपल पॉलिपोसिस दिखता है। करेक्ट। या बाकी जो बीमारियां हैं इन्फेक्टिव एंटेरोकोलाइटिस है या इंटरसेप्शन है, अतड़ियों का इन्फेक्शन है, मेकल्स डायवर्टिकुलम है, इत्यादि सब कारण बच्चों में हो सकते हैं। ओके। भगंदर का क्या कारण हो सकता है बच्चों? छोटे बच्चों में भगंदर यानी फिस्टुला इन नैनो जिसको बोलते हैं हम लोग, उसके एक कारण मुख्यतः ये होता है कि प्रेगनेंसी में जब महिलाएं होती हैं उनके शरीर में नेचुरली ही इम्बैलेंस होता है एंड्रोजन्स और इस्ट्रोजन्स हार्मोन्स का। तो इन्हीं हार्मोन्स के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि क्रिप्टाइटिस बच्चों में डेवलप होता है। अब ये क्रिप्टाइटिस यानी क्या है कि वहाँ की एनल ग्लैंड का जो क्रिप्ट ग्लैंड रहती है, एनल क्रिप्ट्स जिसको बोलते हैं, उसका इन्फेक्शन होता है। और बच्चों को उसी समय जो इन्फेक्शन होने के कारण से बच्चों को फोड़ा या फुंसी वहाँ पर होती है। और वो इन्फेक्शन बार बार होने से वहाँ पर फिस्टुला फॉर्म होता है। ये प्राइमरी कॉज हो सकता है। इसके अलावा भी रेयर कुछ कॉजेस होते हैं कि जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, हर्स्प्रिंग डिसीज जैसे मैंने अभी बताया वो है, या प्रीवियस कुछ सर्जरी हुई है बच्चों की, तो ऐसे केसेस में भी फिस्टुला पाया जाता है। ओके। तो फिर बच्चे अगर ऐसे किसी चीज़ से अगर ग्रसित होते हैं तो फिर किस तरह का उपचार किया जाता है, किस तरह डायग्नोस किया? सबसे पहले तो कोई भी एनोरेक्टल से संबंधित अगर कंप्लेंट है बच्चों में तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसका सही ढंग से इलाज पहले निदान करना जरूरी है। जैसे बच्चों में कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जैसे पीआर एग्जामिनेशन कभी कभी पॉसिबल्स नहीं होते, बच्चे ज़्यादा रोते हैं तो उनको एनेस्थीसिया देके प्रोरेक्टल एग्जामिनेशन किया जाता है। और लोकल एग्जामिनेशन करने के बाद या कुछ बच्चों में कोलोनोस्कोपी एग्जामिनेशन करने के बाद भी मल्टीपल पॉलिपोसिस है क्या, पॉलिप्स है क्या, इसका निदान किया जाता है। और ऐसे बच्चों में अगर कुछ हमको कारण मिलता है तो उसको हम लोग लेज़र के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। ओके। उपचार आयुर्वेद बच्चों पे पॉसिबल रहता है किस तरह? बिल्कुल कर सकते हैं। इनिशियल स्टेज में हर एक बच्चों के लिए ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं रहती है। इनिशियल स्टेज में कुछ आयुर्वेद मेडिसिन है जो बच्चों को हम लोग देते हैं, या लोकल ट्रीटमेंट है। बच्चों को मोस्टली सीड्स बाथ पानी में बैठना पसंद है। तो सीड्स बाथ के लिए हम लोग कुछ वनस्पतियां हैं, जैसे पंचवल्कल का क्वाथ देते हैं। 5 प्रकार की वनस्पतियां रहती है जिसमें कुछ काढ़ा बना के हम लोग उसमें बैठने के लिए बच्चों को बोलते हैं। और बच्चों को पानी में बैठना पसंद होता है, इसलिए ये ट्रीटमेंट को बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं। बच्चों के हिसाब से उस ट्रीटमेंट को और कुछ मात्रावस्थी थेरेपीज होती है जिसके तेल के द्वारा हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, एनिमा देते हैं। या फिर जो बच्चे नहीं कर पाते तो उनके लिए तेल का गॉज, विशिष्ट मेडिकेटेड ऑयल, उसको रख के ये ट्रीटमेंट किया जाता है। ओके। क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों का खास ध्यान रखा जाता है। बच्चों में कॉन्स्टिपेशन भी काफ़ी पाया जाता है। जब बच्चे इस दुनिया में जन्म लेते हैं और धीरे धीरे कई बार बच्चों में देखा जाता है कि उन्हें मोशन पास ही नहीं होते, ये भी एक समस्या होती है। फिर बाद में जब पास होते हैं फिर कई लोगों को 2-2, 3-3, 4-4 दिन का कॉन्स्टिपेशन, तो ये क्या कारण है इसके पीछे? मोस्टली देखेंगे हम लोग, जैसे हम लोग नियोनेट्स, इन्फेंट्स और चिल्ड्रन, इन तीनों में कॉन्स्टिपेशन के अलग अलग कारण हैं। जो बच्चे जिनको मिल्क प्रोटीन की एलर्जी होती है, जो मोस्टली बॉटल फीडिंग करते हैं बच्चे, उन बच्चों को कॉन्स्टिपेशन होने की शक्यता ज़्यादा रहती है। क्योंकि माता का दूध सबसे श्रेष्ठ दूध है और वही देना चाहिए। किसी किसी केसेस में ऊपर से फीडिंग देना पड़ता है, दैट इज़ नो ऑप्शन। पर ऐसे बच्चों में ये प्रॉब्लम्स मिलती है। तो ऐसे बच्चों को अगर आप दूध गर्म करते समय थोड़ा सा सोट का जो पाउडर है वो डाल के आधा चम्मच उसमें अगर दूध गर्म करके वो बच्चों को अगर देते हैं तो उससे बच्चे का पाचन तंत्र अच्छा होता है। और दीपन पाचन औषधि होने से बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होती है। या फिर मनुका जैसी जो हम लोग खाते हैं उसका पानी भिगाकर उस पानी में अगर हम लोग दूध को उबाल कर बच्चों को देंगे तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होती है। और बच्चों में मोस्टली ये जो कारण होते हैं उसके अनुसार उसकी ट्रीटमेंट जो है वो करना चाहिए। किस तरह उपचार किया जाता है अगर कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत ज़्यादा है, बहुत परेशान करने वाली है, तो फिर किस तरह से उपचार किया? कॉन्स्टिपेशन के कारण में जैसे हमने देखा, जैसे कि अभी हमने देखा कुछ बच्चों में इनिशियली स्टेज में हाइपोथायराइडिज्म पाया जाता है। तो ऐसे बच्चों में थायराइड की ट्रीटमेंट करना ये पहला ट्रीटमेंट होता है। और इनिशियल स्टेज में अगर बच्चे आते हैं तो उनको खान पान में बदलाव करना, सबसे अवॉइड ऑफ जंक फूड, ये सबसे मेन कारण जो अभी बच्चों में पाया जाता है। बच्चे अभी लॉकडाउन में घर में हैं, बच्चों के सामने सिर्फ टीवी और मोबाइल है और जंक फूड हम लोग घर में बना के या बाहर से मंगा के खा रहे हैं, तो ये सब अवॉइड करना चाहिए। और बच्चों में खाने के लिए वनस्पतियाँ की जो मेडिकेशन है, हर्बल मेडिकेशन, वो दे सकते हैं।
और बच्चों का वजन, उसकी प्रकृति, ये सब देखकर उसके अनुसार वो दवाइयाँ जो है हम लोग देते हैं। अच्छा, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अभी सुवर्ण प्राशन जैसे कल्प हम लोग दे सकते हैं, तो इसका भी उपाय हम लोग कर सकते हैं। जी, ये तो रही बच्चों की बात। अगर हम सीनियर सिटीजन की बात करें, वैसे देखा जाता है कि ये जो समस्या है, गुद विकार की समस्याएं पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा बड़े बुजुर्गों को एक सर्टेन एज लिमिट के बाद ही ये पाई जाती थी, लेकिन आजकल हमारी जो लाइफस्टाइल है वो इतनी ज़्यादा चेंज हो गई है कि अब सीनियर सिटीजन्स को शायद ना होती हो, क्योंकि उनका खान पान इतना अच्छा रहता है और हम यंग जनरेशन में जो है ये पाई जाती है और अब तो बच्चों में भी पाई जा रही है। सीनियर सिटीजन्स में अगर कॉन्स्टिपेशन होता है तो इसके क्या कारण क्या होते हैं? सीनियर सिटीजन्स के कॉन्स्टिपेशन के अलग अलग कारण हो सकते हैं। एक तो पेशेंट अगर बेड रिडन है, लॉन्ग ड्यूरेशन से चल नहीं पा रहा है, किसी ऑपरेशन के बाद बेड रिडन है, तो ऐसे पेशेंट्स में कॉन्स्टिपेशन पाया जाता है। दूसरा है कोई न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स पेशेंट्स में है, तो जिसमें ब्लैडर का कंट्रोल चला जाता है या रेक्टम का कंट्रोल चला जाता है, वो स्पाइनल सर्जरीज या और भी कुछ सर्जरीज है, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन डेवलप होता है। तीसरा है अगर बुजुर्ग या सीनियर सिटीजन कोई मेडिकेशंस ले रहे हैं, जैसे कि एंटी पार्किंसन की जो मेडिसिन है, एंटी डिप्रेशन की जो मेडिसिन है, या एंटी कन्वर्जन की जो मेडिसिन है, जिनको मिर्गी आती है, तो ये लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए मेडिसिन लेना पड़ता है। तो इन सब मेडिसिन की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसके अलावा आयरन का सेवन अगर पेशेंट्स कर रहे हैं और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जिसको एंटासिड्स कहते हैं, इसका अगर आप सेवन कर रहे हैं, तो इन सब मेडिकेशंस की वजह से भी लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन एडल्ट्स में डेवलप हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन का कहीं ना कहीं एक सिवियर एक प्रॉब्लम भी हो सकती है सीनियर सिटीजन में, क्योंकि एज लिमिट जो है, एज फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफदायक है। तो कैसे डील किया जा सकता है इससे? एडल्ट या सीनियर सिटीजन्स में कॉन्स्टिपेशन का कारण क्या है वो देख के हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कि मोस्टली अभी पोस्ट कोविड बहुत सारे पेशेंट्स में कॉन्स्टिपेशन देखने के लिए मिला है, जो लोग कोविड से ठीक हो गए हैं, बट आफ्टर दैट उनको कॉन्स्टिपेशन और हिमोरेड्स की तकलीफ बढ़ी है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग कुछ आयुर्वेदिक मेडिकेशंस हैं, जैसे कि हरितकी का चूर्ण है, कुनकुने पानी के साथ 2 से 3 चम्मच कुनकुने पानी के साथ रात को देते हैं। इसके अलावा और कुछ मेडिकेशंस हैं, जैसे हम लोगों ने कुछ किट बनाई है, उसका भी हम सेवन कराते हैं पेशेंट्स को। सबसे पहले कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन हमको ढूंढना बहुत जरूरी है। अगर वो कुछ मेडिकेशंस ले रहे हैं और उनको कुछ डिसऑर्डर्स है प्रीवियस, तो उसका भी उतना ही ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है। जी, लेज़र ट्रीटमेंट एक एडवांस ट्रीटमेंट है, कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो रहा है और आपने इतने पेशेंट्स को आप डील करते हैं, तो लेज़र ट्रीटमेंट सीनियर सिटीजन्स में पॉसिबल है? हाँ, ज़रूर पॉसिबल है, और सीनियर सिटीजन्स के लिए मैं चाहूँगा कि ये बेस्ट ट्रीटमेंट है। क्योंकि एक तो इन लोगों को ज़्यादा दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहने की आवश्यकता नहीं होती है। लेज़र में दूसरा फ़ायदा है कि ये पेनलेस ट्रीटमेंट है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम है, इसमें ब्लीडिंग नहीं होता है, और अपने डे टू डे रूटीन लाइफ में पेशेंट जल्दी लौट जाता है। और हमने देखा है कि इस लॉकडाउन के अंतराल में जो सीनियर सिटीजन्स है उनको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो ऐसे समय में जैसे हॉस्पिटल स्टे ज़्यादा रहते हुए पेशेंट क्या होता है कि अगर हॉस्पिटल में ज़्यादा दिन एडमिट रहा तो उसको और बीमार हुए जैसा लगता है। तो लेज़र के माध्यम से अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो ये सुरक्षित है और बाकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो बहुत कम है। सीनियर सिटीजन में सर्जरी कब ज़रूरी हो जाती है? जैसे हम लोग अलग अलग बीमारियों की सीनियर सिटीजन्स में बात करते हैं, जैसे हिमोराइड्स में अगर ग्रेड 1 ग्रेड 2 है तो अर्ली ग्रेड 1 और ग्रेड 2 मेडिसिन से ही ठीक होते हैं, पर ग्रेड 3 और ग्रेड 4 को लेज़र ट्रीटमेंट या और ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। वैसे ही फिशुला में है, इसको भगंदर या नारी घाव कहते हैं, तो इसमें भी अगर फिशुला अगर फॉर्म हुआ है तो उसको लेज़र या बाकी ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। पाइलोनेडल साइनस है, इसमें भी लेज़र ट्रीटमेंट या सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी ऑब्स्ट्रक्टिव डिफिकेटिव सिंड्रोम नाम की एक बीमारी होती है, जिसमें पेशेंट्स या मोस्टली एल्डर पेशेंट जिनको मोशन एक बार जाने के बाद भी ऐसा लगता है कि मुझे मोशन साफ़ नहीं हुई है, उनको लगातार कॉन्स्टिपेशन होते जाता है और कई सालों तक कोई चूर्ण या पाउडर या दवाइयाँ वो खुद लेते आ रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कि पहले हम लोग उसका निदान करें। ऑब्स्ट्रक्टिव डिफिकेटिव अगर सिंड्रोम आपको है तो उसके लिए आपको मेडिसिन से फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे पेशेंट्स में सर्जरी की ही आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए एक MRI डिफिकोग्राम नाम की तपासनी या जांच की जाती है। उसमें ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पर है वो फाइंड किया जाता है, और ये अगर सर्जरी हम लोग करते हैं उसके बाद तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। डॉक्टर, कहीं कहीं बच्चों में जब हम बात कर रहे थे तो बच्चों में ये पाया जाता है और आजकल काफ़ी कॉमन हो गया है, तो बच्चों में क्या सर्जरी तक की ऐसे कंडीशंस आ सकती हैं? इमरजेंसी स्टेज में
अगर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है या और भी कुछ कारण है तो ऐसे केसेस में इमरजेंसी सर्जरीज करना पड़ सकता है। जैसे पॉलिप्स है, पॉलिप्स की वजह से सीवियर ब्लीडिंग हो रहा है तो ऐसे केसेस में भी लेज़र ट्रीटमेंट या सर्जरी की आवश्यकता होती है। फिशुला में या एब्सेस है तो इंसिजन एंड ड्रेनेज ट्रीटमेंट है, पस को निकालना है, या फिर फिशुला में लेज़र ट्रीटमेंट है, ये करने की आवश्यकता बच्चों में भी पड़ सकती है। ओके, ये जो फिशुला उपचार पद्धति है ये कौन सी पद्धति है? फिशुला यानी नाली घाव, भगंदर जिसको बोलते हैं, और फिशुला का ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग विविध पद्धतियों का उपयोग करते हैं। कि फिशुला के लिए अगर हम लोग इनिशियल स्टेज में देखेंगे तो इंसिजन एंड ड्रेनेज, चीरा देके उस पस को बाहर निकालना, ये एक ट्रीटमेंट होता है। दूसरा होता है जिसको फिशुलेक्टॉमी कहा जाता है। फिशुलेक्टॉमी यानी जहाँ तक फिशुला की ट्रैक बनी हुई है उस फिशुला के ट्रैक को चीरा देके निकालना। उसको इसके बाद लिफ्ट प्रकार की एक ट्रीटमेंट होती है फिशुला के लिए, इसमें लाइगेशन ऑफ इंटरस्पिंक्टरिक ट्रैक्ट। इसमें पूरा बड़ा लंबा घाव ना देते हुए दोनों स्पिंक्टर के बीच में जो फिशुला के ट्रैक्ट हुए उसी को कट करते हैं और दोनों ट्रैक्ट का कनेक्शन बंद कर देते हैं, जिससे फिशुला ठीक हो जाता है। इनकॉन्टिनेंस या वहाँ की मसल का जो कंट्रोल है वो भी जाने की डर पेशेंट को नहीं रहता है। बाद में एक ट्रीटमेंट होती है फिक्सेशन डिवाइस। फिक्सेशन डिवाइस यानी जो एंटीरियर फिशुला होते हैं, स्ट्रेट फिशुला होते हैं, लॉन्ग फिशुला होते हैं जैसे कि 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, तो ऐसे फिशुलास के लिए फिक्सेशन नाम की एक मेथड है जिसमें फिशुला के सिर्फ ट्रैक को निकाला जाता है, बाकी और कोई बड़ा घाव नहीं होता है। और ये भी अच्छी काफ़ी सहायक पद्धति सिद्ध हुई है। इसके बाद है फिलैक, जिसको फिशुला लेज़र क्लोजर बोलते हैं। फिशुला का लेज़र के माध्यम से जो उपचार होता है, इसमें जो एक्सटर्नल ओपनिंग यानी लंबी जो ट्रैक होती है फिशुला की, जहां हम लोग एक्सटर्नल ओपनिंग से शुरुआत करके इंटरनल ओपनिंग तक जाते हैं, फिशुला की पूरी ट्रैक को लेज़र से एक प्रकार से एब्लेशन किया जाता है और इंटरनल ओपनिंग को सूचर से क्लोज किया जाता है। इसमें कोई बड़ा घाव नहीं होता। पेशेंट अपने ट्रीटमेंट लेके नेक्स्ट 2 दिन में अपने रूटीन काम पे जा सकता है। तो ये फिलैक ट्रीटमेंट भी है। अभी वाफ्ट नाम की भी एक ट्रीटमेंट है जिसको वीडियो असिस्टेड फिशुला ट्रीटमेंट कहा जाता है। इसमें एक विशिष्ट दूरबीन के माध्यम से पूरे ट्रैक को देखते हैं, उसको क्यूरेट किया जाता है और फिर इस फिशुला का ट्रीटमेंट किया जाता है। कोई और एडवांस जो ट्रीटमेंट फिशुला में है, इसका फिशुला के साइज, फिशुला का लोकेशन और ड्यूरेशन, ये सब देख के हम लोग फिशुला का ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। और जो लॉन्ग फिशुला है, रिकरेंट फिशुला है, ऐसे फिशुला में आयुर्वेदिक क्षारसूत्र थेरेपी ये भी बेस्ट थेरेपी है, जिसमें हम लोग एवरी वीक एक मेडिकेटेड सेटॉन चेंज करते हैं। एक कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं होता है, इसमें ओपीडी बेस प्रोसीजर है और इससे फिशुला का जो ट्रैक्ट है वो कंप्लीट क्योर होके रिकरेंसेस के चांसेस बहुत कम होते हैं। ओके, आपके यहाँ लेज़र ट्रीटमेंट अवेलेबल है और आप इतने टाइम से लोगों को सर्व कर रहे हैं, तो लेज़र ट्रीटमेंट को थोड़ा अगर डिटेल में जानना चाहें तो क्या कहेंगे? लेज़र ट्रीटमेंट में ये होता है कि इसमें किसी भी प्रकार का बड़ा घाव नहीं होता, टाँके लेने की आवश्यकता थेरेपी बोल सकते हैं। टारगेट लेज़र में एक विशिष्ट प्रकार का लेज़र होता है, उसको जैसे कि हम लोग हेमोरॉइड की बात करेंगे या पाइल्स की बात करेंगे, तो लेज़र से पाइल्स के बेस में एक एनर्जी दी जाती है जिससे वो पाइल्स के जो मस्से हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं या श्रिंक हो जाते हैं या नॉर्मल अपनी पोजीशन में चले जाते हैं। इसमें कोई काट पीट नहीं होती है, कोई चीरफाड़ नहीं होता है, तो पोस्ट ऑपरेटिव पेन भी पेशेंट को नहीं होता है। और इससे नॉर्मल जो म्यूकोजा है वो भी टियर नहीं होता, तो उसकी वजह से पोस्ट ऑपरेटिव पेन या ब्लीडिंग ये भी नहीं होता। और वहाँ की जो मसल है उसको भी कोई इंजरी नहीं होती है, तो इनकॉन्टिनेंस के चांसेस भी इसमें नहीं होते। फिशुला में भी सेम वैसे ही है, इसमें भी कोई चिरफाड़ नहीं होती है। पाइलोनेडल साइनस नाम की एक बीमारी होती है जिसमें नेटल क्लेफ्ट जो अपना बटक का पोर्शन है वहाँ पर एब्सेस रिकरेंट होते हैं और साइनस बन जाता है, तो इसमें भी लोकल एनेस्थीसिया में ट्रीटमेंट हो सकता है। और इसमें लॉन्ग टर्म आपको हॉस्पिटल में एडमिट रहने की आवश्यकता नहीं है। और लेज़र इज सेफ फॉर ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ द एज एंड चाइल्ड्स, बच्चों से लेके बुजुर्गों तक ये ट्रीटमेंट फायदेमंद है। ओके, बच्चों में जब गुद विकार पाया जाता है तो क्या पेरेंट्स को ज़्यादा हिदायत दी जाती है कि खान पान से रिलेटेड, या फिर किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है? अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो बच्चे मन के सच्चे होते हैं और बच्चों को नहीं समझता कि क्या खाए क्या नहीं खाए। जो जंक फूड है, जो टीवी में एड्स देखते हैं, वही बच्चे मंगाते हैं या खाने की जिद करते हैं। तो हमें स्पेशली इस पैंडेमिक में बच्चों का ध्यान रखना ज़रूरी है। बच्चों को आयुर्वेदीय डाइट फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। उनके खान पान में एटलीस्ट आयुर्वेदिक मेडिकेशंस का उपाय करना हमको ज़रूरी है।
बच्चों का दिनचर्या ऋतुचर्या ये फॉलो करना जरूरी है। जैसे अभी वर्षा ऋतु है तो मोस्टली बच्चों को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ऐसे सीज़न में बच्चों को अपने डॉक्टर की सलाह से कुछ मेडिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चों को मनुका का सेवन, जिनको कॉन्स्टिपेशन है उनको दे सकते हैं। जिनको लगता है कि अपनी इम्यूनिटी डेवलप करना है तो ऐसे बच्चों को सुवर्ण प्राशन दे सकते हैं। और भी बहुत सारी चिकित्सा पद्धति है तो उसका ध्यान रखना चाहिए। मोस्टली बच्चों की जो टॉयलेट हैबिट है उसको सुधारना जरूरी है। मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे 2-2 दिन बाद 3-3 दिन बाद कॉन्स्टिपेशन रहने की वजह से मोशन जाते हैं, तो ये गलत है क्योंकि ये आगे होने वाली बीमारियों का निमंत्रण देती है। क्योंकि बच्चों की टॉयलेट हैबिट जब तक रेगुलर नहीं होगी तब तक बच्चों को फ्रेशनेस नहीं लगेगा, एनर्जेटिक नहीं लगेगा। तो ऐसे बच्चों का वेट लॉस होना या बाकी वेट गेन ना होना, ये सब संभावना हमको मिलती है। तो ऐसे समय में बच्चों का टॉयलेट हैबिट हमको सुधारना है। उनका पेरियानल रीजन हाइजीन भी हमको सुधारना है, क्योंकि बच्चे होते हैं वो अपने ध्यान खुद नहीं रख सकते। तो बच्चों को मोस्टली अगर ऐसा लगता है आपको इनिशियल सिम्टम्स है तो सीड्स बाथ इज़ बेस्ट। कुनकुने पानी में बैठ के उनको सिखाई करें, उसमें हल्दी आप डाल सकते हैं। हल्दी इटसेल्फ इज़ द एंटीबायोटिक एंड एंटी फंगल, तो इससे आपको इनिशियल स्टेज में आराम मिल सकता है। तो ओवरऑल हमको बच्चों की केयर करना है और इस पैंडेमिक में भी उनको कोविड से बचाना है। जी, सीनियर सिटीजन्स की बात आती है तो यहाँ पर भी बच्चों की तरह ही ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स भी एक एज के बाद उन्हें बच्चों की तरह पैम्पर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ क्या ख्याल और क्या हिदायत दे सकते हैं हम सीनियर सिटीजन्स के लिए? एक तो क्या है कि अभी थोड़ा सा लॉकडाउन ओपन होने की वजह से वो लोग चल फिर सकते हैं। मॉर्निंग वॉक भी अगर आप करते हैं तो आप मास्क और बाकी सब सैनिटाइजेशन वो ज़रूरी है। इसके अलावा आप रूटीन योगा प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं जी। अपनी जो रूटीन मेडिकेशन चालू है उसके साथ में कुछ आयुर्वेदिक मेडिकेशन, जैसे कि आंवला है, आंवले का मुरब्बा है। जिनको डायबिटीज़ है वो आंवले का मुरब्बा नहीं खा सकते तो वो रूट फॉर्म में, इसको कच्चे फॉर्म में ले सकते हैं। तो आंवले का सेवन ज़्यादा करें, क्योंकि आंवला इटसेल्फ इज द रसायन और इससे काफ़ी फ़ायदे होते हैं। विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स है किसी भी तरह, और किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हैं। च्यवनप्राश खा सकते हैं। और रसायन मेडिसिन में जैसे अश्वगंधा जैसे टैबलेट्स आती है या पाउडर आता है, शतावरी पाउडर है, उसका सेवन आप दूध के साथ कर सकते हैं, जिससे आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, आपका ओवरऑल बॉडी फंक्शंस अच्छा रहेगा। और जिनको ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन की समस्या है वो हरितकी का सेवन 3 से 5 ग्राम के चूर्ण रात को कुनकुने पानी के साथ ले सकते हैं, या त्रिफला गुग्गुल का सेवन या अभयारिष्ट का सेवन 3 से 4 चम्मच पानी में मिलाकर सुबह शाम कर सकते हैं। और बेटर वे इस सीज़न में अगर आप मात्रा बस्ती का कोर्स करते हैं, एक विशिष्ट प्रकार का मेडिकेटेड एनिमा दिया जाता है, तो आपको पूरे साल भर में वात व्याधि जो 80 प्रकार बताए गए आयुर्वेद में, या और भी अन्य बीमारियां हैं जैसे कि संधिवात है, आमवात है, या और भी वात से रिलेटेड बीमारियां हैं, उससे भी आप बच सकते हैं। कहीं ना कहीं आयुर्वेदा में एक डाइट चार्ट और डाइट जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। आप हमेशा ये इसको मेंशन भी करते हैं, फिर से जिन्होंने मिस किया, कि एक पूरा रूटीन किस तरह से होना चाहिए ताकि हम बाकी की समस्याओं को इन्विटेशन नहीं दें अपने लिए। तो ये बहुत एक्चुअली डाइट के बारे में मैं हमेशा बताता हूँ, क्योंकि अन्न तारी अन्न मारी ऐसा कहा गया है। जो हम खाते हैं वैसा ही हम बनते हैं या ऐसे ही हम पनपते हैं। तो हमारा जो डाइट है वो प्रॉपर तरीके से होना जरूरी है। हमारी जीवा पे हमारा कंट्रोल चाहिए। पिछले लॉकडाउन की वजह से हम लोग घर में बैठे हैं तो डेफिनेटली सबका वजन बढ़ा है और बाकी और बीमारियां भी बढ़ी है। तो इसके लिए हमको डाइट फॉलो करना, स्ट्रिक्टली सीज़न के हिसाब से जो डाइट लेना है वो फॉलो करना ज़रूरी है। जैसे कि अभी बरसात का समय आ रहा है तो ऐसे समय में हमेशा ताज़ा खाना खाए, गर्म कुनकुना पानी पिए और दिन में ना सोए, तो हमारी जो वात बढ़ने की जो शक्यता है वो काफ़ी कम हो जाती है। और इसके अलावा जिनको कॉन्स्टिपेशन या पाइल्स जैसे समस्या है वो फाइबरस डाइट ले, जिसमें इसबगोल की भूसी है उसको 1 से 2 ग्राम 3 ग्राम अपने डॉक्टर को दिखाकर वो ले सकते हैं। और साथ में अपने खान पान में सलाद का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अभी सीजनल वेजिटेबल्स काफ़ी अच्छे आए हैं और उसका भी सेवन, फ्रूट्स का भी सेवन हम सीजनल फ्रूट्स का कर सकते हैं। और अपनी दिनचर्या को ऐसा बनाए कि आपका सुबह उठने का समय निश्चित हो, रात को सोने का समय निश्चित हो, और सुबह और शाम का खाना मोस्टली 9-10 बजे सुबह और शाम को खाना 6-7 बजे के बीच अगर हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बीच में आप हल्का सा स्नैक्स का भी ले सकते हैं।
तो इसी अगर आयुर्वेद की दिनचर्या से हम अगर हम पालन करते हैं तो डेफिनेटली हम सुखी रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे और आने वाले दिनों में हम हमारी रोग प्रतिकार क्षमता को बढ़ाते रहेंगे। जी डॉक्टर, कहीं ना कहीं पैंडेमिक सिचुएशन में जिस तरह से चीज़ें बहुत बदली, हमने बहुत कुछ देखा। फर्स्ट वेव थी तो हमारे लिए नया था, बहुत चेंज था, लेकिन हमारे लिए बहुत एक खतरनाक सिचुएशन थी। सेकेंड वेव उससे भी ज़्यादा सिवियर थी। अब कह रहे हैं थर्ड वेव भी आएगी जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होने वाली है, सिवियर कंडीशन होने वाली है। तो पैंडेमिक में कहीं ना कहीं हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और जैसे कि कॉन्स्टिपेशन हमने बहुत सुना कि पोस्ट कोविड पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन की जो चीज़ें हैं वो बहुत पाई गई। तो आगे ये थर्ड वेव से कहीं ना कहीं हमें बचना है और बहुत सी चीज़ों को हमें अपने बनाए रखना है। तो इस बारे में हम आयुर्वेदा के थ्रू क्या जान सकते हैं? सबसे पहले अगर हमारी रोग प्रतिकार क्षमता को हमको बढ़ाना है तो रसायन द्रव्य का सेवन करें। रसायन द्रव्य ने जो हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं, जिसमें अश्वगंधा है, तुलसी है और गुड़ुची है। गुड़ुची घनावटी की टैबलेट फॉर्म आती है, वो ले सकते हैं या जूस भी ले सकते हैं। आंवला है, आदि द्रव्यों का सेवन अपने नित्य आहार में होना चाहिए। अगर आपको आंवले का कोई चीज़ पसंद आती है तो नित्य आप आंवले का सेवन कर सकते हैं, जूस फॉर्म में कर सकते हैं। तो इसके अलावा योगा प्राणायाम भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि अपना डाइट, और खान पान में बदलाव ना करें। बाहर के जंक फूड जितना हो सके अवॉइड करें और मास्क, सैनिटाइज़र इसका इस्तेमाल तो हमको करना ही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है। और आयुर्वेद के माध्यम से हम लोग इनिशियल स्टेज में अगर मेडिकेशन प्रिवेंटिव कुछ लेते हैं, जैसे कि इसके लिए हम लोग हमारे सेंटर में कैप्सूल इम्यूनोपिल देते हैं जो कि हमने खुद रिसर्च करके बनाई हुई है, तो उसका भी सेवन आप कर सकते हैं जिससे हमारी इम्यून सिस्टम अच्छी रहेगी। जो कि गिर गाय के घी से बनी हुई दवाई है, कैप्सूल फॉर्म में है। और गाय का घी और गाय का दूध जो हमारे पुरातन संस्कृति में श्रेष्ठ माना गया है और हमारे हेल्थ के लिए भी श्रेष्ठ है। तो ये सब चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करके हमारे स्वास्थ्य को उत्तम रख सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपकी ये सारी जानकारियाँ मैं दर्शकों के लिए ज़रूर काम आई होगी। तो बस इतना ही कहूँगी कि सेकेंड वेव अब कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज होती जा रही है और थर्ड वेव की एक अलर्ट दिया गया है। होप सो कि थर्ड वेव आए ही ना, बट अगर आती भी है तो आपको अपने आप को उसके लिए तैयार रखना है और खासकर बच्चों का ध्यान बहुत ज़रूरी है देना। तो बस इतना ही कहूँगी कि खान पान का ख्याल रखें। वेस्टर्नाइज कल्चर ठीक है हो गया है, हम अपना चुके हैं, लेकिन उसके साथ हमें अपना ख्याल रखना है क्योंकि कोविड ने यही सिखाया है कि अपना और अपनों का ख्याल कैसे रखना है। तो अपने खान पान को ठीक से रखें, अपने जो अपना डाइट है वो फॉलो करें, उसके साथ एक्सरसाइज इज़ वेरी मस्ट। उसके साथ साथ जो जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं कोविड के वो सारे फॉलो करें, सैनिटाइज करें, मास्क रेगुलरली पहनें और यूं ही अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। फिर मिलेंगे किसी और स्पेशलिस्ट के साथ, तब तक ले दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।